ओवेरियन सिस्ट जो है, सिस्ट एक्चुअली अगर ओवेरियन भी ना देखें तो सिस्ट क्या होता है, फ्लूइड फिल सैक। हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह जॉइंट्स के बीच में जो बरसा होते हैं ना, हर जोड़ के बीच में, वो भी वही होता है फ्लूइड फिल सैक। वही बरसा अगर बड़ा हो जाए तो बरसाइटिस, कहीं पॉप हो जाए तो सिस्ट बन जाता है। ऐसे ही ओवरी में जो फ्लूइड फिल सैक्स होते हैं उन्हें सिस्ट कहते हैं। और ये सिस्ट नॉर्मल है जब तक वो फ्लूइड फिल है और 25-28 mm का है। लेकिन अगर 3-3.5 के बियॉन्ड हो जाए तो देन इट इज कि हाँ इसमें ट्रीटमेंट लगेगा, ये अपने आप नहीं निकलेगा। एंड इसमें भी क्योंकि वेराइटी हो जाती है, कहीं ब्लड आ गया उसमें, या एंडोमेट्रियम आ गई, या हेयर एंड टूथ बोन लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए, तो ये सिस्ट के नेचर चेंज होते जाते हैं और उस हिसाब से इनमें ट्रीटमेंट होता है। मैम साइज अब कितना बताई हैं? साइज कितना बताया है बेटा? साइज में अगर 3.5 है ना, 3.5 mm के, एक मिनट रुको मैं आगे चली गई। हाँ, 3.5 सेंटीमीटर के आगे चला जाए बेटा तो फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है। 3 के नीचे नीचे नॉर्मली, वो अभी आगे बताऊंगी कि कौन से सिस्ट बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। उसमें आपको बस थोड़ा सा एक पुश देना होता है दशमूल या किसी चीज का, कि ब्लॉकेज जो है वो हटे एंड ये रिलीज हो जाए। ठीक है। कॉजेज ऑफ सिस्ट जो हैं वो हार्मोनल, सबको पता है, इतने दिन से हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पढ़ रहे हैं। हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, और उसमें भी ज्यादातर ईस्ट्रोजन की वजह से, उसकी वजह से ये सिस्ट बनते हैं। सेकेंड, ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन ना हो और वो रिलीज ना हो ग्राफियन फॉलिकल, जो कि 22-23 mm में रिलीज हो जाता है, वो रिलीज नहीं हुआ तो 25 के बाद उसको हम सिस्ट बोलने लगते हैं। एंड 25 के बाद भी हमको ऐसा रिस्क नहीं आता, ऐसा लगता है हाँ और डिले होके निकल जाएगा, बट अब ये फॉलिकल नहीं है, इसका नेचर हो गया सिस्टिक। लेकिन 28 mm या 30 mm तक ना निकले तो फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है। इनको हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। एंड एंडोमेट्रियोसिस, जो हमने एक्टोपिक एंडोमेट्रियम समझी थी, वही अगर एक ग्रंथि नुमा स्ट्रक्चर बना ले एंड कैप्सूल कवरिंग उस पे बन जाए, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट। नेक्स्ट कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम सबको पता है कि कॉर्पस लूटियम जो है वो 3 मंथ्स तक फंक्शनल रहता है, कॉर्पस लूटियल सिस्ट के रूप। कई बार वो श्रिंक नहीं होता और वो बड़ा होता जाता है टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी, एंड दैट फॉर्म्स अ सिस्ट। तो प्रेगनेंसी, बट दिस इज वेरी रेयर, क्योंकि प्लाजेंटा अपनी जगह जैसे ही बनाता है वो श्रिंक होने लगता है। देन पेल्विक इन्फेक्शंस, उसमें पेल्विक इन्फेक्शंस में जो मैंने नाम लिए, फंक्शनल सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस लूटियल सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, ये नहीं बनते। इसमें टीओ मास बनता है, ट्यूबो ओवेरियन मास। व्हाट इज टीओ मास? ट्यूब्स और ओवरी के बीच में ये जो पेल्विक इन्फेक्शन है उसकी वजह से एक कलेक्शन हो जाए एंड दैट इज एनकैप्सुलेटेड, या वो ब्रॉड लिगामेंट में कलेक्शन बन जाए, तो दैट इज टीओ मास। इट लुक्स लाइक अ सिस्ट। इसको एडिनेक्सल सिस्ट या पैराओवेरियन सिस्ट कहते हैं। नॉर्मली ये सर्जरी से ठीक होता है, ये ट्रीटमेंट से नहीं होता। एंड पॉलिसिस्टिक ओवरी आप सबको पता है। लेस कॉमन इज abnormal सेल ग्रोथ, जो कारण है दैट इज कैंसर। टेराटोमा कहते हैं इसको, कि कोई भी सेल्स, ये नॉर्मली जन्म के समय ही कोई सेल, जो जैसे 2 डक्ट्स होती है, एनाटॉमी आप लोगों को याद है, मुलीरियन एंड वोल्फियन, 2 डक्ट्स होती है। मुलीरियन डक्ट फीमेल जेनाइटल्स बनाती है, वोल्फियन डक्ट एक्सक्रीटरी एंड मेल जेनाइटल बनाती है। तो ये जो डक्ट है इसका कोई सेल्यूलर पार्ट जो श्रिंक होना था वो ना हुआ और रह गया, वो फिर कभी ग्रो हो जाए, या फिर ओवरी के बाहर जो आउटर लेयर है, जर्मिनल लेयर, उससे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की कैटेगरी में आता है। ये एक वेरी रेयर रीजन है सिस्ट बनने का। देन सिम्टम्स, नॉर्मली सिस्ट आर एसिम्टोमेटिक
पर अगर वो बहुत बड़े हो जाएं, दैट इज बियॉन्ड 5 सेंटीमीटर, वो ये सिम्टम देने लगते हैं। पेल्विक पेन जो कभी आएगा कभी जाएगा। तो नॉर्मली पेशेंट क्या बोलता है, मुझे गैस बन रही है, पेट में भारीपन है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज दी सिस्ट विच इज ग्रोइंग इन साइज। और ये पीरियड के पास प्री मेंस्ट्रुअल फेज में ये प्रॉब्लम्स फील करती है लेडी। डल एकिंग पेन, पर कभी आप ऐसे झटके से झुक के उठे तो एक शार्प स्पार्क वाला पेन आया, थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। अगर ये रिपीटेड है, एक आध बार है तो गैस की वजह से हो सकता है, बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो हर बार ऐसा हो रहा है कि जब मैं कुछ करती हूँ ऐसा होता है, जब रिलेशन होता है पेन होता है, तो एक अल्ट्रासाउंड करा लेना बेटर है। फुलनेस या ब्लोटिंग, नीचे इंफ्रा अम्बिलिकल एरिया में, लोअर एब्डोमेन में अगर एक हैवीनेस लगे, पेट थोड़ा बढ़ता हुआ लगे, ऐसा लगे कि आप जब दबा रहे हैं तो कुछ है अंदर, तो इट इज बेटर टेक अ मेडिकल एडवाइस एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। ये कैसे पता चलता है, जब हम पीवी करते हैं ना, तो जो लैटरल फॉर्निक्स है उसमें हमको फुल लगता है, क्योंकि ओवरीज कहाँ है, लेफ्ट एंड राइट, इलियक फोसास की तरफ। तो आप जैसे ही पीवी करेंगे आपको लगेगा ये खाली नहीं है, अदरवाइज हमारा ये हाथ और ये फिंगर आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि वहां तो सिर्फ ब्रॉड लिगामेंट है। बट अगर कुछ है बीच में, तो देन इट इज वी राइट द फॉर्निक्स इज टेंडर एंड फुल, फिर सोनोग्राफी होगी उस पेशेंट की। अनएक्सप्लेन वेट गेन, ब्रेस्ट में ऑफ एंड ऑन टेंडरनेस, एंड कभी भी बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, ये सिम्टम्स हैं ओवेरियन सिस्ट के। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि रप्चर, अगर वो बड़ा हो गया तो प्रेशर से रप्चर हो सकता है। टॉर्जन इज मोर कॉमन देन रप्चर, टॉर्जन मीन्स रोटेट हो जाना, मैं आगे इमेज दिखाऊंगी। एंड ओवेरियन कैंसर जो कि 40s के बाद जाके चांसेस बढ़ते हैं, यंग एज में इज वेरी वेरी रेयर। पोस्ट मीनोपॉजल अगर ओवेरियन सिस्ट है तो बिल्कुल कैंसर के लिए सोचना चाहिए और CA 125 कराना चाहिए। टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट, जो मैंने अभी पहले बोला था, फंक्शनल, फंक्शनल सिस्ट जो है वो आते हैं चले जाते हैं, उसमें खास ट्रीटमेंट नहीं करना जब तक वो 3 सेंटीमीटर से या 3.5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है। फंक्शनल सिस्ट आर नॉट डिजीज रिलेटेड, दे आर ओनली ओव्यूलेशन रिलेटेड। तो वो दो हो गए अगर ओव्यूलेशन रिलेटेड है, और वो क्या है, फॉलिकुलर सिस्ट एंड कॉर्पस लूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट जो फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ है, जो एग रिलीज नहीं हुआ है, वो एक सिस्ट के रूप में पड़ा रहे वहां, दैट इज फॉलिकुलर सिस्ट। जब तक वो सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट है, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। वो कॉम्प्लेक्स हो जाए या वो हेमरेजिक सिस्ट हो जाए, देन ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, या उसका साइज बढ़ जाए, देन ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। कॉर्पस लूटियल सिस्ट जो है वो पोस्ट ओव्यूलेशन होता है, जो एग का शेल है वो एक्सपोज हो जाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, दैट इज कॉर्पस लूटियम। जो 7 डेज के बाद कॉर्पस एल्बिकैंस, एंड फिर 7 डेज के बाद वो एल्बिकैंस जो है वो एट्रेटिक सेल श्रिंक होके खत्म हो जाता है। अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो कॉर्पस लूटियम 3 मंथ्स तक चलता है। तो दैट इज दी कॉर्पस लूटियल सिस्ट। अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी में किसी का सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें कॉर्पस लूटियल सिस्ट दिखता है, विच इज नॉर्मल, उससे डरना नहीं है। अदर ओवेरियन सिस्ट, दीज आर मैटर ऑफ कंसर्न अगर इनमें से कोई भी है। सिस्टोएडिनोमा, सिस्ट इज अगेन अ फ्लूइड फिल्ड सैक, बट उसमें अगर थिक सिक्रीशंस हैं जो म्यूकॉइड है तो वो सिस्टोएडिनोमा हो जाता है। वाटरी है तो इट इज अ फंक्शनल सिस्ट और अ सिंपल सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट जो है ये रेयरली कैंसरस होते हैं, लेकिन इनमें कोई भी दवाई असर नहीं करती, सर्जरी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके अंदर ना फ्लूइड है, ना ब्लड है, ना म्यूकस है, इसमें हेयर। कभी आप लोगों ने देखा है, बताओ किसी ने प्रैक्टिस में ओपन यस डर्मोइड देखा है? यस मैम, वो मतलब सर्जरी होता है ना फिर इसका बहुत बार। दिखाती हूँ, ऐसा होता है वो। दिस इज डर्मोइड सिस्ट, ओपन किया हुआ दिख रहा है, इसके अंदर बाल हैं। इस तरीके से ये सिस्ट होता है। कभी इसमें दांत होते हैं, कभी छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं,
दिस इज अ सैक, ये वो सैक है और उसके अंदर भर गए हैं ये, दिस इज मैम टेराटोमा। इसकी क्या पैथोलॉजी, मतलब कैसे किस तरीके से ये चीजें जो हैं इस ओवरी सॉरी सिस्ट में प्रेजेंट होती हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये मैं डर्मोइड से अभी बताऊंगी, ठहर जाओ। ओके ओके मैम। वो तो मुझे इमेज दिखानी थी इसलिए मैं आगे आ गई। ये है देखो, दिस इज हेमरेजिक सिस्ट और ये सिंपल सिस्ट दिख रहा है। सिंपल सिस्ट नॉर्मल है, वाटर फील्ड है इसलिए सेम कलर का है। अब ये रेड है तो दिस इज हेमरेजिक सिस्ट। दिस इज सिंपल सिस्ट बट इट इज बिगर इन साइज, तो दिस नीड्स अ ट्रीटमेंट। क्योंकि ये आपको दिख रहा है पूरी ओवरी को दबा दिया उसने एक तरफ और ये बड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर ली। ये है क्या, फॉलिकल निकला नहीं है और वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये कब थिक वॉल हो जाए और फिर परेशान करे, इससे अच्छा इसको ट्रीट करे। ये है डर्मोइड सिस्ट जिसके अंदर हेयर टूथ या फैट होगा, चॉकलेट कलर का है तो इट इज अ चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा जो हमने कल देखा था। एंड ये पीसीओडी, मल्टीपल पॉलीसिस्टिक ओवरी, दिस इज डर्मोइड। ये शायद स्क्रीन पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये एक सिंपल सिस्ट है। आपको दिख रहा है कि एक सैक है और जिसमें एक्चुअली सिंपल सिस्ट क्या है, उसमें फ्लूइड है एंड जो फ्लूइड है दैट इज रेडियो ओपेक। तो जैसे ही सोनोग्राफी उस पे प्रोब रखते हैं उसमें से रेडिएशन आर पार हो जाती हैं और वो ब्लैक कलर का ही दिखेगा। अब उसके अंदर कुछ भर गया तो, सॉरी इट इज नॉट रेडियो ओपेक, आई एम सॉरी, और उसके अंदर कुछ भर गया तो वो रेडियो ओपेक है ना, उससे रेडिएशन जाके रिफ्लेक्ट होके आएगी तो आपको उसकी इमेज दिखेगी। इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको बीच में पार्टीशन या सेप्टे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं जिसपे मेरा कर्सर घूम रहा है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्सिस, इसमें हनी कुम अपीयरेंस आता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसे पार्टीशन आ जाते हैं। तो ये सिंपल सिस्ट कब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए ये नहीं पता, एंड कॉम्प्लेक्स सिस्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट नॉर्मली, फिर ये सर्जरी पर लैंड अप होता है। तो इसीलिए हमको जैसे ही ये बड़ा हो रहा है इसको टाइमली ट्रीट करें। तो ये इमेजेस से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ डर्मोइड सिस्ट। अब देखो डर्मोइड सिस्ट की सोनोग्राफी देखो और इसकी फिर से देखो, ये बिल्कुल खाली दिख रहा है क्योंकि ये रेडियो ओपेक नहीं है, आर पार फ्लूइड से रेडिएशन चली गई। इसमें वो सेप्टे हमको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं तो डॉक्टर डायग्नोज ही ऐसे करता है कि ये हमको थिन लाइनिंग दिख रही है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेप्टेड सिस्ट। अब इसकी सोनोग्राफी में देखेंगे हम तो ये सिस्ट है, इसकी सोनोग्राफी में आपको सॉलिड मटेरियल दिख रहा है अंदर भरा हुआ, एंड वो भी ऐसा नहीं कि पूरा यूनिफॉर्म है, कहीं कहीं है कहीं नहीं है, क्योंकि हेयर है या टूथ है या फैट है तो ये कहीं छोटा छोटा दिख रहा है, ये एक सॉलिड दिख रहा है, तो दिस इज अ डर्मोइड सिस्ट। और हेमरेजिक में आपको अच्छा मैंने नहीं लिया है, वो पहले वालों में था कि उसमें हमको फुल दिखेगा ऐसे, इस तरीके से जैसे ये है बट इसमें डॉट 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 व्हाइट व्हाइट इस तरीके से दिखेगा। तो उसका टर्मिनोलॉजी क्या आता है कि इट इज अ लार्ज सिस्ट या 4 सेंटीमीटर सिस्ट विद हेट्रोजेनस इको टेक्सचर, मतलब वो कहीं कहीं डॉट्स है कहीं ब्लैक है, क्योंकि ब्लड जो होगा वो कहीं कहीं क्लॉटेड फॉर्म में होगा जो रेडियो ओपेक है, उससे रेडिएशंस पलट के आएंगी तो वो व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखेगा, और जहां उसका सिरम पार्ट होगा वो वाटरी है तो वो उससे आर पार हो जाएगी रेडिएशन। उसकी मैंने इमेज डाउनलोड नहीं की है पर वो इस तरीके से आपको इमेजेस दिखेंगी। नाउ वी गो बैक टू द थ्योरी पार्ट। तो अदर सिस्ट में डर्मोइड, एंडोमेट्रियोमा एंड ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर में भी आपको जरूरी नहीं है कि रेडियो ओपेक दिखे, मैंने शायद बताया भी था, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी उनकी मम्मी 62, मोशन में प्रॉब्लम है, मोशन हो पेन रहता है बहुत भारीपन, मोशन होते ही मेरा पेन कम हो जाता है। यूरिन में भी प्रेशर बना रहता है, यूरिन मुश्किल से होता है, जैसे यूरिन हो जाता है मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। लिटा के चेक किया तो 17 सेंटीमीटर का बड़ा सा सिस्ट था। 17 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स सोनोग्राफी में आया बट आई कुड फील कि अम्बलाइकस के ऊपर तक कुछ एक बॉल लाइक है, जैसे एक प्रेग्नेंट यूट्रस होता है,
and that was फिर CA 125 कराया, that is a blood test to rule out whether it is malignant or not, तो उनका पॉजिटिव आया, उनकी कीमोस चल रही है, तो अदरवाइज उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 62 एज थी तो मीनोपॉज भी हो गया था। तो अगर किसी भी एज की लेडी जिसको मीनोपॉज हो गया है या पेरी मीनोपॉजल है और बड़ा 5 सेंटीमीटर या बियॉन्ड का कुछ दिख रहा है, प्लीज डोंट टेक रिस्क एंड करा ले CA 125, ठीक है। देन चॉकलेट सिस्ट। अब चॉकलेट सिस्ट क्या है? चॉकलेट सिस्ट क्या है? एक ओवेरियन सिस्ट जिसके अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू आ गया, हेमरेज नहीं। हेमरेजिक सिस्ट और चॉकलेट सिस्ट में फर्क क्या है कि वो जो सिस्ट बड़ा हो रहा था उसमें ऊजिंग शुरू हो जाती है और ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ये जो सिस्ट बड़ा हो रहा है, नेचुरली इसकी वॉल स्ट्रेच हो रही है तो कैपिलरीज से ऊजिंग शुरू हो जाती है एंड उसका जो कलर है वो इस तरीके से हेमरेजिक हो जाता है, दैट इज हेमरेजिक सिस्ट। उसको हम रक्तपाचक और इन सब से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है वो ऐसा होता है। देखो ये चॉकलेट सिस्ट, ये यूट्रस है, ये लाइव इमेजेस होती हैं, ये यूट्रस है, ये एक ओवरी दिख रही है, ये उसके एक साइड की ट्यूब दिख रही है और इस तरफ की ये ट्यूब है, लेकिन ये ओवरी पूरी इतने बड़े सिस्ट के पीछे छुप गई एंड इसमें आप ये ब्राउन कलर मतलब डार्क कलर देख पा रहे हैं। जैसे ही इसको पंचर करेंगे इसमें से बिल्कुल मेल्टेड चॉकलेट जैसा लिक्विड निकलेगा, विच इज कंडेंस्ड क्लॉटेड कलेक्टेड ब्लड या एंडोमेट्रियल टिश्यू। ये आप इसकी सोनोग्राफी इमेज देख पा रहे हैं, ये देखो सर्विक्स है, लीनियर पैटर्न में 2 दिख रहे हैं, ये दिस इज सर्विक्स, सर्विक्स के बाद ये पूरा यूट्रस और बीच में ये एंडोमेट्रियम, उसके साइड में ये बड़ी सी ओवरी और उसमें ये सिस्ट है, इधर ये छोटा आपका सेकंड वाला ओवरी है। तो दिस इज सिस्ट जो मैं ये दिखा रही हूं आपको। तो चॉकलेट सिस्ट क्या है? वो एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो कलेक्ट हो गए, देन पड़े पड़े वो कैसे हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट अलग, सीरम पार्ट अलग, फिर जब वो इमोलाइज हो जाता है तो एक थिक सा लिक्विड फॉर्म बन जाता है विच इज कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट एंड इसका कॉज वही है एंडोमेट्रियोसिस, क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस या एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें यूट्रस से निकल के जब वो ओवरी में इम्प्लांट होता है तो वो वहां कलेक्ट होते होते उनके ऊपर एक जो कवरिंग है वो सारे टिश्यूज की एडिशन हो जाएगा, सारे एंडोमेट्रियल टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे एंड एक कवर बन जाता है, दैट फॉर्म्स द एंडोमेट्रियोमा और द एंडोमेट्रियोटिक cyst and which is characterized by dark color, that is why it is called chocolate cyst. चॉकलेट सिस्ट का कॉज इज, जब मैंने एंडोमेट्रियोसिस बोला, यानी रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, बैक फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, कलेक्ट होगा, एक सिस्टिक लीजन बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड द चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो है, पहला इनफर्टिलिटी, क्योंकि वो इतना ज्यादा ओवरी पे प्रेशर देता है कि उसके ओवेरियन फंक्शंस चले जाएंगे, कई बार ट्यूब को दबा देता है तो इट इज अ ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंसीव। रप्चर, बड़ा होके रप्चर होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये प्रेशर बिल्डअप होता है, सॉलिड एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं और जब ये निकलेगा, रप्चर होगा तो पेन तो होगा ही, लेकिन जहां उसका लिक्विड निकलेगा उसमें क्या है, एंडोमेट्रियल टिश्यू एडिशन, चिपका चिपकी शुरू हो जाएगी क्योंकि एंडोमेट्रियम का नेचर है टू एडहर, तो आपको एडिशंस मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स इन्फेक्टेड सा कलेक्टेड सा ब्लड है तो इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन इन पेल्विस। Risk of cancer is not much in chocolate cyst, but it has to be kept in mind कि कोई भी chronic collection है बॉडी में तो वो कब कन्वर्ट हो जाए उसके सेल का नेचर टिपिकल से एटिपिकल हो जाए, यू डोंट नो, तो हर बड़े सिस्ट में एक CA 125 जरूर कराएं। देन एडिशंस मैंने पहले भी बता दिया कि इतना थिकी होता है, जैसे हमारी आंख से कीचड़ आता है तो आंख चिपक जाती है,
हम उसको ऐसे करके खोलते हैं जब कंजक्टिवाइटिस होता है। आपको नोज में जब सिक्रीशन पतला है तो चलेगा, पर जब गाढ़ा है तो ऐसा करते हो ना, बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन एडर होने लगती है। तो ये एडिशंस भी ऐसे ही हैं कि थिक सिक्रीशन जब रहेगा तो एडिशंस डेवलप होंगे। डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट जो है, दिस इज नॉट ट्रीटेड बाय मेडिसिन, इसका सर्जिकली है, इट इज नॉन कैंसरर, पर वही कि जब पुराना हो, ठीक ही ना हो रहा हो तो चेक करा लेना चाहिए। एंड इसका ओरिजिन जो है, या तो जब बच्ची छोटी है और उसमें वो जो जर्मिनल सेल्स ग्रो हो रहे हैं, मुलीरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट बन रही है, ओवरी बन रही है, तब भी कहीं कुछ सेल का क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है जो अनडायग्नोस रहेगा क्योंकि इतना छोटा बच्चा है। एंड वो फिर एक लेटर एज में आफ्टर टीन्स या 20s आपको वो एक सिस्ट दिखता है, या फिर जो जर्म सेल्स ओवरी बना रहे हैं, जो जर्मिनल सेल्स हैं, उनका कहीं कुछ अबनॉर्मल ग्रोथ या कलेक्शन हो। बट नॉर्मली जो डर्मोइड सिस्ट हैं वो यंग एज से, प्री प्यूबर्टल एज से ही बनना शुरू हो जाते हैं। और इनमें हेयर, स्किन, टीथ, क्योंकि ये जो सेल्स हैं, आप में से किसी ने नहीं पूछा, शायद क्यूए राउंड में पूछो कि ये जो सेल्स हैं जो जेनाइटल्स बना रहे हैं उनमें ये कैसे आएगा। दे आर प्लूरीपोटेंट इन नेचर। प्लूरीपोटेंट मीन्स वो सेल्स जिनके नेचर होता है कि वो अलग, मतलब बहुत सारे टाइप के सेल्स बना सके, तभी तो फिर वो आउटर सेल मास, इनर सेल मास, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये फीटल मेम्ब्रेन सब बनती है ना, बिकॉज दे आर प्लूरीपोटेंट। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल्स जो है, ये कब ऐसा वाला कुछ ग्रोथ देते, ये सब प्री प्यूबर्टल एज में ही कलेक्शन होता है। डर्मोइड सिस्ट का कॉम्प्लिकेशन इज टॉर्जन, ज्यादा कॉमन है क्योंकि हेवी होता है, ब्रॉड लिगामेंट को रोटेट कर देता है। रप्चर, जब तक बहुत बड़ा साइज ना हो जाए रप्चर नहीं होता। इन्फेक्शन इज कॉमन क्योंकि इसके अंदर हर तरीके के सेल्स पड़े हैं जो बोन को रीजन देते हैं, हेयर को देते हैं, फैटी सेल मास, तो इन्फेक्शंस आर कॉमन। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज रेयर बट दे आर प्लूरीपोटेंट इन नेचर, तो ये हमारे को दिमाग में रखना है कि कहीं कोई चेंज आना जाए। सिम्टम्स में वही, दे आर एसिम्प्टोमेटिक, एक्सीडेंटली डायग्नोस्ड। मेरी एक 30-35 की पेशेंट थी, आई रिमेम्बर, बड़े बड़े 6-7 सेंटीमीटर्स के आई थी कि पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे, एंड शी लैंडेड अप इनटू कार्सिनोमा। 7-8 सेंटीमीटर्स के डर्मोइड सिस्ट, क्वेरी डर्मोइड सिस्ट करके आई, एमआरआई कराई, कैंसर निकला, बाइलैटरल ओवरीज दोनों में कैंसर। तो इसीलिए इन चीजों को अनडायग्नोज नहीं छोड़ना कि कफ की ग्रंथि है या ये कुछ। मैं इसलिए इतना डिटेल मॉडर्न पार्ट बताती हूँ क्योंकि आप सबके पास फाइलें मॉडर्न की आती हैं, सोनोग्राफी मॉडर्न साइंस से आती है। तो अगर पेशेंट को यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, इतना प्रेशर आ रहा है, या डिफिकेशन में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हेवीनेस है, नीचे से वेट उठाने में ऐसा लगता है अंदर गोला सा हिल रहा है, पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, तो जस्ट टेक इट सीरियसली कि कहीं उसको कुछ और डेवलप तो नहीं हो रहा। मैम ये कैंसरस स्टेज किस एज में कॉमन है? एमेनोरिया तो रहता है देख बेटा, अब मैंने वो 35 में भी देखा है कैंसरस। तुम बिलीव करोगे, एक बच्ची इंजीनियरिंग कर रही है, जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, उसको ब्रेस्ट कैंसर है ना। तो हम कुछ भी नहीं देख पाते आजकल ना, कहीं भी कुछ भी है, क्योंकि वही इट इज लाइफस्टाइल। ये टॉक्सिन्स जो हमारे खाने में है ना, ये सब गड़बड़ करते हैं। हमें टेस्ट तो अच्छा लगता है, हम ये खा लें वो खा लें, बट वो बॉडी में कितना जाके डैमेज करते हैं, दिस वी डोंट रियलाइज। मैं उस हर पेशेंट को यही बोलती हूँ कि मैम हम तो कभी कभी वीकेंड्स पे जाते हैं। देखो, सबका अपना थ्रेशोल्ड है, सबकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ओज पड़े हैं हम सब, है ना, हम सब में अलग अलग है। कई लोग विल पावर से काम करते हैं, शरीर में ताकत नहीं है, तो वो अवर सत्व बोल देते हैं हम उसको, बट बॉडी का स्टेमिना सबका अलग है। अब आप लोअर क्लास को देख लो, तो जो खाना आप नहीं खा रहे होते हो, 4 दिन की पुरानी सब्जियां देते हो और वो खाते हैं, उनका पेट खराब नहीं होता। और हम सुबह की शाम को खा ले, पेट खराब हो जाता है, होता है। दिस इज अ रियल फैक्ट कि हम देखते हैं वो बच्चे कहीं से भी कुछ भी उठा के खाते हैं, वो बीमार नहीं होते, और हमारा बच्चा बिना हाथ धोए खा ले बीमार हो जाता है। तो नथिंग इज प्रिडिक्टेबल, बट येस देयर इम्यूनिटी इज बेटर देन अस, इतना समझ में आता है।
क्योंकि वो बचपन से वैसे उनकी अपब्रिंगिंग वैसी है। वी आर डेलिकेट, थोड़ा सा भी कुछ खा लिया गड़बड़ हो जाते हैं। तो एज नो बार है, कोई भी चीज परसिस्टेंट दिख रही है कहीं भी, प्लीज गो इनटू द इन्वेस्टिगेशंस। उसको फिर लाइटली बिल्कुल नहीं लो, नेगेटिव ही तो आएगा, और कुछ तो नहीं होगा। मेरी बहुत रिनाउंड डॉक्टर फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ भोपाल, फुल नर्सिंग होम जाता है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, ओपीडी 70-80 से नीचे नहीं है, वाइफ हस्बैंड की अलग है, ये मैं वाइफ की बता रही हूँ। उनका रियल ब्रदर बैडमिंटन मैराथन सब कुछ फिट, जस्ट 47 या 46। अभी जिस दिन मेरा फ्रैक्चर हुआ मैं गई हूँ वहां, उसी दिन पता चला मुझे, मतलब लास्ट वीक। ही सेड मुझे 2 महीने से यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार रात को जाना पड़ता है, सकता है कंप्लीट नहीं है। सोनोग्राफी कराई, दैट केम आउट टू बी नॉर्मल। सोचा क्या, प्रोस्टेट। आप सबने भी यही सोचा होगा, है ना? पर प्रोस्टेट नॉर्मल आया, फिर बात खत्म हो गई। देन 10-15 दिन बाद बोला कि मेरे को बैडमिंटन खेलते खेलते इतना तेज दर्द होता है, सकता हड्डी टूट गई। कहाँ का? पेल्विक एरिया का एंड फीमर, दोनों फीमर एंड पेल्विक। तो मैम यूरिनरी ब्लैडर में मास का भी आजकल होने लग गया ना, कम एज में। हाँ बिल्कुल हो रहा है, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। एंड देखो, फिर उसने मुझे फोन किया, क्योंकि उनके हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है, तो उनको स्पाइन प्रॉब्लम था, तो मेरे पास ही आते थे। तो बोली यार स्पाइन का कुछ है, ब्रदर को भेजूं? मैंने कहा एक बार इन्वेस्टिगेट कर लो, हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो सैक्रोइलियक जॉइंट है या एवीएन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, क्योंकि खेलता है सालों से मैं देख रही हूँ, तो कहीं प्रेशर से वैस्कुलरिटी ना जा रही हो। स्टैंपिंग मूवमेंट होता है ना बैडमिंटन में। शी सेड ओके। एमआरआई कराई, पूरा इलियम, हिप बोन या पेल्विस छन्नी, फीमर पोरस। फिर एमआरआई स्पाइन कराई, जिस डॉक्टर ने बोला कि यार ऊपर भी देखो, इट वाज आल्सो पोरस। इट वाज हिज विल पावर, ही वाज प्लेइंग। व्हाई? फिर डाउट गया कि प्रोस्टेट को फिर से देखे। पेट स्कैन में भी प्रोस्टेट का कुछ नहीं आया, बट सारी रिएक्टिव उसमें, अब पेट स्कैन सबको नहीं पता होंगे, कैंसर्स में होते हैं, उसमें ना डाई पिलाते हैं आपको, रेडियोपेक लिक्विड पिलाते हैं 1-1.5 लीटर, और उसके आधे घंटे बाद आपका स्कैन किया जाता है। तो वो रेडियो एक्टिव जो कैंसरस सेल्स है, वो रेडियो एक्टिव उसको ले लेते हैं, आयन को, तो वो अलग से शाइन करते हैं, ऑरेंज रेड इस टाइप से। तो वो एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ दिखी? पेल्विस में। डॉक्टर्स गॉट कंफ्यूज, ये लोग बॉम्बे चले गए टाटा मेमोरियल। ये सब फटाफट 4-5 दिन में दे आर बिग शॉट्स, सब करेक्शंस बहुत अच्छे। गए तो दे सेड पीएसए कराओ, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। उसकी हायर लिमिट इज 4, 3.6 या 4, उसकी थी मोर देन 100। सोनोग्राफी में कुछ नहीं, पेट स्कैन में कुछ नहीं, और प्रोस्टेट कैंसर। So that means prostate was the primary center and metastasis हुआ पूरी pelvic, femur and spine bones. Now they are waiting for कि biopsy की रिपोर्ट एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि yes that is prostate cancer. स्टेज तो उसकी पार हो गई है, मेटास्टेसिस सब बोन्स में आ गया, बट ऐसे बेटा ये रिस्क है। ये चीज मैं लास्ट 2.5-3 महीने से सुन रही हूँ कि पेन है, पेन है, पेन है। सब अपनी दौड़ में बिजी है, इतना फुल हॉस्पिटल है। जिनको है उनकी बेटी डीवाई पाटिल में मेडिकल कर रही है, बट नन ऑफ देम थॉट ऑफ कि उनको कैंसर। तो इस चीज को थोड़ा सा हम, इसीलिए मैं एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है उस सिस्ट के अंदर क्या है। एज 30+ है, सिस्ट आपकी दवाई से हिल भी नहीं रहा, ऑन द कॉन्ट्ररी बढ़ रहा है। प्लीज एक CA-125 करा ले, और एक अच्छे सेंटर से सोनोग्राफी या एमआरआई। कुछ नहीं आया तो पेशेंट का भी रिलैक्स हो गया माइंड, और हमारा भी। ठीक है मैम, ये स्पोर्ट्स से पोरस कैसे हो गया? ओवर यूज ऑफ पेल्विस था या बार बार नहीं इरिटेशन था? नहीं, ओवर यूज नहीं बेटा। कैंसर सेल्स आर व्हाट, वो तो खा जाते हैं बोन्स को। आई डोंट हैव द इमेज, मेरे फादर ही हैड कैंसर, उनका मैंडिबल पूरा एल गायब था, जैसे दीमक ने कुतर दिया। कुछ नहीं था उनको, ना ड्रिंक, ना स्मोक, ना तंबाकू, पक्का फौजी बंदा, फिट। He used to go for walk 4 o'clock पे उठ के रोज। बस उनकी एक कंप्लेन थी, मुझको RCT हुआ है, उसके बाद से मेरा पेन नहीं जा रहा।
आई टुक इट लाइटली, फ्रैंकली स्पीकिंग आई टुक इट लाइटली। मैंने कहा डैडी आपने गलत जगह से करा लिया है, मैं आपको दूसरी जगह लेके जाऊंगी एंड ले जाऊंगी मैं ले गई। फिर उस डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ नहीं अंकल हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। डॉक्टर चेंज किया, रिलीफ नहीं आया, तो एंड ही वाज डीन जिनके पास ले गई फाइनली। तो वो मुझे चुटकी बजा के इसको तो प्रीति तू बहुत टेंशन कर रही, कुछ भी नहीं है पापा को, इट इज जस्ट कि ओल्ड एज है, बोन्स वीक हो रही। देन पता नहीं अंदर से लगा कि ही इज अ टफ मैन फॉर जी, इन पेन नहीं बोलेंगे। तो मैंने एक और हमारे कॉलोनी में है, मैंने कहा एक बार उनको दिखाती हूँ, ही इज गुड। तो ही सेड एक ओपीजी सीटी कराओ, कराया तो उसमें तो बिल्कुल दिस मैंडिबल वाज एब्सेंट, बिल्कुल ऐसे स्पाइक्स थी बस बोन की। तो मैंने बोला आप खाना कैसे खाते हो, ये बोन ही नहीं है, हंस दिए। बट इट वाज व्हाट, कैंसर एंड इट वाज स्टेज 3, आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हिम। तो ये गलतियां होती है बेटा लाइफ में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक्सपीरियंसेस, है ना। कभी नहीं छोड़ो किसी को, हल्के में किसी पेशेंट को मत लो, क्योंकि आज का सिनेरियो वैसा है। जबकि देखो नेवर कोई ड्रिंक स्मोक अल्कोहल, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं कुछ, बिल्कुल क्लीन मैन। सिर्फ एक आरसीटी से क्या हुआ होगा, वहां पस रह गई एंड दैट पस क्रिएटेड दी टिपिकल का एटिपिकल सेल एंड डैमेज कर गई। तो ये छोटी सी चीज, मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शंस कैन लीड टू कैंसर्स, ये दिमाग में रखो, ठीक है। अब डायग्नोसिस, सबसे पहला अब्डोमेन, अगर छोटा सा सिस्ट है तो आपको अब्डोमेन में फील नहीं होगा। फिर वो पेल्विस में है तो उसके लिए पीवी में आपको लगा कि नहीं कुछ तो बॉल जैसा मेरे हाथ में आ रहा है, तो अल्ट्रासाउंड, नहीं भी आ रहा तो भी अल्ट्रासाउंड, सेकेंड स्टेप। थर्ड इज CA-125, इफ दैट इज नॉर्मल, देखो इसमें लिखा भी है कि अश्योरेंस हो गया कि कैंसर नहीं। सबसे बड़ा डर तो वही है ना, वो नहीं है तो हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर CA-125 में कुछ आ रहा है तो MRI एंड CT। अब CA-125 एक केस और में पॉजिटिव आता है, दैट इज क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा, तो वो हम MRI और CT में रूल आउट कर लेते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है। अगर किसी का CA-125 पॉजिटिव आ रहा है तो MRI CT तो कराना ही है, लेकिन 100% उसको कैंसर है ऐसा नहीं है। कुछ केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड एंडोमेट्रियोमा आल्सो शोज दिस टेस्ट पॉजिटिव। ये मैंने आपको इमेज दिखाई। अब जो मैं टॉर्जन वर्ड बोल रही हूँ वो ये है, देखो ये सिस अगर भारी हो गया, इसमें देखते ये बड़ा हो गया, ओवरी से भी बड़ा, अब ये और बड़ा हो जाए तो ब्रॉड लिगामेंट जो है बेटा वो एक पतली सी झिल्ली है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ये जितना थंब में इसके बीच में है ना, रियल में जितनों ने सर्जरीज असिस्ट करी होंगी उन्हें पता होगा। अब इसके साथ एक बॉल जैसी टंग जाए, आप बेंड डाउन करो, काम करो तो वो ट्विस्ट हो जाए, जैसे आप एक ढीली तार पे भारी कपड़ा टांग दो वो उलझ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड टॉर्जन। और जैसे ही टॉर्जन होगा तो यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी है और इधर से आ रही है लैटरल साइड से ओवेरियन आर्टरी, वो ब्लॉक हो जाती है एंड दैट कॉजेज गैंग्रीन। तो ये टॉर्जन समझ में आ गया सबको जो मैंने कहा। तो टॉर्जन इज द कॉम्प्लिकेशन। मैम आर्टरीज कौन सी बता रही थी? क्या बच्चे, आर्टरी, ये मैम देखो आर्टरीज इन्वॉल्व है। इस डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये है यूट्राइन वेसल जो इलियक, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है और वो ऐसे पूरा यूट्रस की लैटरल वॉल साइड में चलती जाती है और इधर ऊपर ट्यूब को और थोड़ा सा ओवरी को सप्लाई करती है, क्योंकि ओवरी की अपनी इंडिपेंडेंट आर्टरी है। ट्यूब इज सप्लाइड बाय ओवेरियन आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी, ट्यूब के पास दोनों सप्लाई करती हैं। यूट्रस अकेले को तो यूट्राइन इधर लैटरल वॉल पे दोनों तरफ चलती है बेटा, बाइलैटरल, ठीक है, ये दिख रही है ना एंटर करते हुए, और यहाँ थोड़ी सी ब्रांच देती है और मेन ऊपर चली जाती है। वही इंटरनल अपनी जो एब्डोमिनल एओर्टा है वहां से ओवरी की आर्टरी आ रही होती है यहाँ से। तो जैसे ही वो ओवरी ट्विस्ट होगी, है ना, ये ओवरी ट्विस्ट होगी तो पूरा ब्रॉड लिगामेंट ऐसे हो जाता है, घूम जाता है, जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं। तो ये आर्टरी यूट्राइन एंड इधर से आने वाली ओवेरियन आर्टरी भी उसके अंदर ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हुई तो क्या होगा, इस्टीमिया, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, उससे नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन।
तो पेशेंट विल कंप्लेन, टॉर्जन का कंप्लेन क्या करेगा बेटा, मुझे दर्द हो रहा था, वो दर्द एकदम तेज हुआ और अब थोड़ा कम हो गया। कम माने कहानी खत्म, वो जो तेज हुआ था वो टॉर्जन था, उसके बाद तो अब वो कपड़ा निचुड़ गया, तो वो धीरे 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 दर्द चलता रहता है। तो हमेशा आप सोनोग्राफीज कराएं विद कलर डॉपलर। कलर डॉपलर में हमको दिख जाता है कि आर्टरी का फ्लो आगे जा रहा है या रुक गया। रुक गया है तो इट इज टॉर्जन। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया ओवेरियन। देखो अब इसमें ये सेप्टा है, इसमें एक पार्टीशन है, ऐसे कॉम्प्लेक्स इसमें और टक 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 खूब सारे आ जाएंगे, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। ये देख चुके हैं हम डायग्राम्स। अब मेडिकल एडवाइस, वही जो मैंने कहा टॉर्जन के लिए, सडन सिवियर एब्डोमिनल पेन, या तो रप्चर हुआ है या ट्विस्ट हुआ है, तो इमीडिएट मेडिकल एडवाइस लेनी है। पेन विद फीवर एंड वॉमिटिंग, ये है इन्फेक्शन। वो गैंग्रीनस जब चला जाता है या कुछ रप्चर होके इन्फेक्ट होता है तो पेशेंट को फीवर विद चिल्स एंड वॉमिटिंग। रप्चर में फेंट, ऐसा लगता है बेहोश हो रहे हैं, और इसको ऐसे सोचो कि कभी जोर से कहीं पैर पे या कुछ लग जाए, थोड़ी देर के लिए अंधेरा आ जाता है ना, दैट इज फेंटिंग एपिसोड, डिजीनेस एंड एकदम वीक फील होता है। These all are signs which show your body is extreme stress में। Persistent or worsening pain, पेन बढ़ता जा रहा है, या irregular and heavy period, ये उतना टेंशन नहीं देता, ऊपर वाले जो है वो सब इमरजेंसीज है। इरेगुलर एंड हेवी पीरियड में नॉर्मली बोलो कि आप एक सोनोग्राफी करा के हो, हमें लग रहा है आपको सिस्ट है ना, पर इसमें तो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड 1 2 3 4 ऊपर वालों में। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में सिस्ट एक ग्रंथि है, ये हम सबको पता है। ग्रंथि एक कफज रोग है, ये भी पता है। पर अवरुद्ध के यहाँ कौन अवरोध हुआ और कौन उसको बड़ा कर रहा है अंदर, वात। वात उसमें अवरुद्ध है, तो वात का काम ही है किसी चीज को बड़ा करना, और कफ वहां पे उसको रुका है तो और स्टेबलाइज कर रहा है। कफ की स्टेबिलिटी जो है वो नुकसानदायक होती है, क्योंकि वॉल थिक कर देता है और उसको difficult to treat medically, then it is a surgical intervention। तो हम इसकी संप्राप्ति ही वही बनाएंगे। देखो कि कफ दोष गड़बड़ हुआ और उसने अवरोध किया वात को, ठीक है, पर यहाँ अपान वायु नहीं है, यहाँ पे कौन सी वायु होगी जो अब्डोमेन में घूम रही है, कोई भी नहीं बोलेगा। समान वायु। Yes, समान वायु मैम। यहाँ पे समान वायु गड़बड़ हो रही है, अपान नहीं। ठीक है, और अगर हम स्रोतस देखें तो रस, क्योंकि आर्तव वाला इशू तो है ही, अंत यहाँ पे वही पुष्प नहीं, ये क्या है, अंतः पुष्प। तो रस, रक्त और मांस, तीन। अगर कहीं किसी के अंदर डेवलप हो रहा है, ये एक्चुअली मेदो धातु उसके लिए भी आता है जब हमारे ये डेक्रोसिस्ट और इस टाइप के होते हैं। तो सिस्ट कॉमन संप्राप्ति ये है, तो उसमें हमारे ये तीन स्रोतस और दो दोष काम कर रहे हैं। लेकिन पित्त कहाँ पे आ जाएगा, हेमरेजिक एंड चॉकलेट सिस्ट, वहां पे पित्त का भी अवरोध है। ठीक है, दोष वातन कफ, दूष्य में रस रक्त मांस में आर्तव अंतःपुष्प, सिस्ट अगर हम फॉलिकुलर या कॉर्पस ल्यूटियम ले रहे हैं, स्रोतस में रस रक्त मांस। अब यहाँ पे ये सब मुझे सिर्फ आपको थियोरेटिकल बताना है, प्रैक्टिकली हमें क्या करना है। हेतु विपरीत चिकित्सा अगर करते हैं तो वात और कफ हर चिकित्सा करनी है, और कलेक्शन है तो उसमें क्या करना है, लेखन, लेखन चिकित्सा करनी है। अगर सिंपल सिस्ट है या अर्ली कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, स्मॉल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, ये सब मेडिसिन से मैंने बहुत ठीक किए। जहां मैं अटकती हूँ वो क्या है, ह्यूज सिस्ट मोर देन 5 सेंटीमीटर which requires surgery, या डर्मोइड सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट। मोर देन 5 का भी साइज तो रिड्यूस हो ही जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। देख बेटा, अगर 5 हमारे पास कोई फ्रेश आई है तो ठीक है, सालों पुरानी आई है ना, उसकी वॉल थिक हो गई है तो नहीं होगा, तो नहीं। आज एक पेशेंट आई, मेरी पुरानी पेशेंट है, मतलब उसके बच्चे कॉलेज में आ गए, डिलीवर मेरे पास हुए,
शी हैड रीनल स्टोन। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज, जबकि किडनी स्टोन आयुर्वेद से ठीक होता है, ऐसा हम सब बोलते हैं ना। उसकी दोनों किडनी में था, एक में 5.5 था, एक में 6.1 था। शी टुक मेडिसिन फॉर 3 months, 5.5 वाला निकल गया, आज आई सोनोग्राफी करा के आई थी, पर एक जो 6.1 था वो 6.4 हो गया। बताओ क्यों नहीं निकला? जब वो निकल गया, ये क्यों नहीं निकला? मैम वो अंदर की साइड होगा ना, वो मतलब जहाँ से वो उसका वो Yes, मेडुला good. अंदर, ताकि वो सोनाली का थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। गुड। सोनाली, कितनी एज है तुम्हारी? मैम मेरी 30 एज हो गई है। 30? अरे मैरिज की वजह से अभी न्यूली मैरिड है ना, तो अभी प्रैक्टिस नहीं, पर तुम 30 में अच्छी इंटेलिजेंट हो, लॉजिकल हो। अगर किडनी के लोअर पोल में स्टोन है बेटा, तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी आना मुश्किल है। अपर पोल और मिड में है तो आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर चढ़ के कैसे बाहर आएगा, और वो आएगा नहीं तो वो वहीं पे कलेक्ट होता रहेगा। क्योंकि मैं मिडल वाले के तो सर्जरी वाले भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम ब्रेक करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट, और हो सकता है कि आपका कुछ रह जाए और वो बन सके, वो क्योंकि वो खुद भी शी गॉट कन्विंस्ड। एक तो बहुत पुरानी पेशेंट थी, मतलब उसने मुझे आती बोला ऐसे कैसे हो गया कि एक किडनी का स्टोन बढ़ गया और एक निकल गया। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं तू बायो बैकग्राउंड की है ना, सुन मेरी बात, ये लोअर पोल पे है, ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी कैसे आएगा? बोली हाँ। तो क्या करूं? तो मैं तो ऐसे ही हंस के बोला, उल्टी लेट जा, उल्टी टंग जा, तो वो नीचे गिरेगा। बट नहीं, इसमें हमको थोड़ा सा डाइट रिस्ट्रिक्शन, पक्की नॉन वेजिटेरियन है, खूब खाती है, वरना तुम थोड़ा डाइट रिस्ट्रिक्ट करो कि वो टारगेटेड, कोई हम टारगेटेड रेडिएशन तो दे नहीं रहेगी वहां जाके हमारा वो शीत प्रभा और वरुण तोड़ दे उसको। तो आज मैंने उसका डोज बढ़ाया एंड आई सेड थोड़ा डाइट स्ट्रिक्ट करो और खूब पानी पी। फिर तुम 2 महीने बाद कराओ, देखते हैं अगर ये छोटा हो रहा है तो यस, वी आर हिटिंग दी स्टोन डायरेक्टली। तो आप सोच ही नहीं सकते बेटा कि आपकी एक दवाई किसी को क्या करती है और किसी चीज को क्या करती है। 5.1 जीरो हो गया, गायब हो गया, एंड दिस वाज देयर, वहीं का वहीं। देन मैंने पुरानी 2 सोनोग्राफी देखी, वो उसी पोजीशन पे है बिल्कुल, तो वहां से हिल ही नहीं रहा। अब डर क्या है, ये बड़ा हो गया तो स्टैगॉन टाइप ना हो जाए, फिर वो लिथोट्रिप्सी में जाएगी, है ना। तो वी कैनॉट अश्योर कि हम किसी चीज को ठीक कर देंगे, बिकॉज आप मुंह से क्या ले रहे हो वो हमें नहीं पता। आप कितना पानी पी रहे हो, यूरिन रोक तो नहीं रहे हो जब यूरिन आ रही है, बहुत सारी चीजें। तो सेम ट्रीटमेंट में इस पे वापस आए तो हमको 2 चीज फोकस रखनी है कि इसका वात नॉर्मल हो जाए और कफ हर चिकित्सा पहले करें। जब कफ हटेगा तभी तो अवरोध हटेगा, है ना। तो उसके लिए हम सीधा वस्ती पे अगर चले तो हेमरेजिक सिस्ट और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट पे हम पहले विरेचन दे के वस्ती देंगे, और अगर सिंपल सिस्ट हैं जो बड़े बड़े हो रहे हैं तो उसमें आप योग वस्ती दें। एंड योग में भी निरू पे ज्यादा, जो मैंने कल भी कहा कि हम शुरू और आखिरी में स्नेह दे दें, अभी मैं एक को दे रही हूँ, यही शुरू में उसको एक स्नेह दे दी और अब बाकी उसको निरू दे रही हूँ। अब निरू में आप लेखन देंगे। तो कल हमने जो बात की थी लेखन द्रव्यों की, वही द्रव्य यूज होंगे। और गौमूत्र, क्योंकि अगर पेशेंट का पित्तज वाली नहीं है तो प्लीज डालिए गौमूत्र, क्योंकि उससे अच्छा लेखन किसी में नहीं होता। तो इस तरीके से करना। और ओरल मेडिसिन में कांचनार वरुण के अलावा पाचन कराना है तो अजमोदादी और चित्रक का ज्यादा यूज करें, मुस्ता का, मुस्ता, अजमोदादी और चित्रक, ये लॉन्ग टर्म यूज करें। आरोग्य वर्धनी भी बहुत अच्छा काम करेगी यहाँ पे, आरोग्य वर्धनी भी यूज कर, ठीक है। तो ग्रंथि रोग की चिकित्सा में कफ बड़ा है लेकिन स्थानिक है ना, किसी एक जगह है, तो हम त्रिकटु या किसी भी चीज से, आपको जो ड्रग ऑफ चॉइस है, मैं नॉर्मली त्रिकटु यूज करती हूँ, मुझे पसंद है, त्रिकटु को यूज करके दीपन पाचन किया। एंड देन वात का अनुलोमन तो देना ही है कि वो अपनी जगह से खिसके, एंड साथ में ये चिकित्सा करनी। इसमें किसी को कुछ पूछना है? मैम चित्रक ग्रंथि का भी कषाय दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं, साउथ में तो बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल कर हाँ, मैंने एक पेशेंट मेरी थी हेमोरेजिक सिस्ट की मैम, मैंने उसमें चित्रक ग्रंथि का भी कषाय दिया था और 3 months की ट्रीटमेंट दी थी कांचन और गुगुल, तो वो एकदम नॉर्मल हो गया मैम उसका। बिल्कुल नेक्स्ट होता है। चित्रगंध आदि तो बहुत ही अच्छा है ना, वो तो बिल्कुल फोकस्ड कषाय है। साउथ के कषाय बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब इसमें जो हर्ब्स, मैं नॉर्मली आपको एक सिंगल सिंगल बता रही हूँ, बहुत है। पेन्यूग्रीक इज व्हाट? सौंफ। सौंफ जो है वो ओवरीज के लिए बहुत अच्छा है। आप सौंफ के साथ शतपुष्पा भी शामिल करो
सोया सॉफ्ट भी, इनका ओवरी पे काम बहुत अच्छा है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो आप दवाई के फॉर्म में नहीं, इसको मॉर्निंग में गर्म पानी के रूप में पीने के लिए दें। चेस्ट्री वाइटेक्स निर्गुंडी, है ना, निर्गुंडी देखो मैंने हिर्सुटिज्म के लिए भी बोला था, एंड प्रोजेस्टेरॉन भी। तो ये हमारे पीसीओडी, हिर्सुटिज्म, इन सब पे अच्छा काम करता है। दालचीनी अगेन इंसुलिन, आज मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के एक पेशेंट डिस्कस करूंगी आपसे इसके बाद। देन एलोवेरा, एलोवेरा जो है वो एफएसएच मतलब इट मिमिक्स ईस्ट्रोजन, तो फॉलिकल के टाइम, तो एलोवेरा को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो फॉलिकल ही बड़ा होकर सिस्ट बना है। यष्टि मधु, यष्टि मधु जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में अच्छा काम करता है। अब और कुछ पूछना है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी केसेस। मैम एलोवेरा यूज नहीं कर सकते तो फिर कोई एक जन बोलो, पलक तुम बोल रही हो तो बोलो। नमस्ते मैम, मैम एलोवेरा यूज नहीं कर सकते तो फिर इस केस में जैसे मुझे मैम ने कुमारी आसव बोला है तो वो ले सकते हैं क्या? बेटा कुमारी आसव जो है वो लिवर के लिए उन्होंने दिया है, वो आसव फॉर्म है, सूक्ष्म व्यवाही है, वो पेनिट्रेशन अलग है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, समझ रही है, उसको और यूज कर। मैम दीपन पाचन के लिए जैसे मेरे को छठ धरण चूर्ण दिया है तो वो मैम काम करेगा अच्छे से? षडधरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कर उसको, इट इज वेरी गुड। एक बस एक षडधरण जो है वो बहुत अच्छा है, यूज जी मैम, जी मैम। और मैम वन स्मॉल कंफ्यूजन, फेन्यूग्रीक या फेनल, दोनों में से क्या आप सजेस्ट कर रहे थे? बिकॉज फेन्यूग्रीक इज मेथी एंड फेनल इज सौंफ। आई एम सॉरी, फेनल, फेन्यूग्रीक मेथी है, फेनल मतलब सौंफ एंड सोया सौंफ दोनों यूज करो, है ना। मेथी इंसुलिन रेजिस्टेंस। Yes. और बोलो, इवन उसको वो बोलते हैं ना डिल सीड्स, शतपुष्पा। यस मैम। हाँ और पर वैसे हार्मोन नॉर्मली जो हमारे गायनी वाले हार्मोन होते हैं उनको भी तो रेगुलेट करती है, जैसे मेथी पानी थायराइड और सब चीजों के लिए बताते हैं ना। मेथी की तो टैबलेट है ना, हिमालय की दो। ओके मैम पैराओवेरियन का कुछ ट्रीटमेंट है या फिर ये सर्जरी से ही ठीक होगा? सर्जरी पैराओवेरियन में नहीं है, डर्मोइड में नहीं है, बहुत करके देख लिया नहीं होता, है ना? ओके हाँ मैम एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करना था। मैम 36 ईयर ओल्ड एक मतलब है लड़की और 2021 में उसने अपनी डायग्नोस्टिक हिस्टेरो और लेप्रो करवाई थी, पॉलीपेक्टमी भी हुई थी मैम। तो वैसे ट्यूब्स वगैरह सब नॉर्मल है, ऐसा कोई इशू भी नहीं है, 6 साइकिल्स ओवुलेशन इंडक्शन के भी ले चुकी है। तो मैम इसके लिए कुछ मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो? मतलब उसकी ट्यूब्स ओपन है, ओवरीज ठीक है, यूट्रस ठीक है, Everything is पीरियड्स fine, रेगुलर। ma'am. Everything is fine. Even semen analysis is also normozoospermia, तो उसमें भी कुछ इशू नहीं है। उसको बार बार कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करो और 3 महीने के लिए दवाई दे दो। मेरे ऐसे 5-6 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव होके आए हैं, फिर अपने पास बार बार मत बुलाओ, जनरल ट्रीटमेंट वाइफ हस्बैंड को दे दो। तुम लोग क्या यूज करते हो उसको, जैसे अब आज ही मैंने एक पेशेंट मैम पंजाब में क्या अवेलेबल हो सकता है, आप मुझे मतलब प्लीज थोड़ा गाइड कर दोगे? यहाँ पे तो मेडिसिन का वैसे ही सुकुमारम कषायम वगैरह है वहां पे। हाँ जी मैम, वो मिल तो जाएगा। बस सुकुमारम कषायम दे, है ना, वो सुबह शाम लेना बोल दो उसको 1 महीना, और लास्ट के 15 डेज लेप्टोटीन या कुछ प्रोगर्ब ऐसा जो वो हो जीवनीय गन है वो ऐड कर दे 15 डेज के लिए, कि मान लो उसका एंडोमेट्रियम क्वालिटी अच्छा नहीं है, या फलग्रित दे दो, रोज सुबह 1 चम्मच फलग्रित खाली पेट खाओ, सुकुमारम कषायम पूरा महीना चलने दो, एंड हस्बैंड को एक माइल्ड एफ्रोडिसिक कुछ दे दो, बस टेक इट फॉर 3 मैम मंथ्स। हस्बैंड के लिए क्या बोला आपने? कुछ भी एक माइल्ड स्पीमेन या शुक्र बल, कुछ भी ऐसा वाला एक दे दो, और ओके उनको बोलो मिड साइकिल में फर्टिलिटी वाला फेज जो उनको है वो समझा दो। मैडम सुकुमार हाँ जी, कषायम वो 2 तो- दफा देना पड़ेगा? 2 दफा, 2 टाइम। ओके मैम। और डोज मैम कितना मतलब? मतलब 3 मंथ्स के लिए बोल रही हूँ, एंड मिड साइकिल में ऑल्टरनेट डे रिलेशन रखें 1 वीक के लिए, बस बाकी हाँ उनकी जी मैम, वो सारा समझा दो, है ना। इफ ठीक है, ऑल इज ठीक है। नॉर्मल, तो कई बार वो एक एप्रीहेंशन होता है डॉक्टर के पास आके स्ट्रेस में आने का, छोड़ दो 3 मंथ्स के लिए उनको। एक्चुअली मैम हाँ वो वाइफ को ही थोड़ा ज्यादा है, हस्बैंड इज लाइक कि नहीं होगा तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको ना ज्यादातर ये लोग पॉजिटिव होके आते हैं, एक्चुअली जब हम छोड़ देते हैं ना तो ज्यादातर ये लोग पॉजिटिव होके आते राइट मैम, राइट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हैं।
हाँ मैम और मैम इसमें सीमेंटो कैसा काम करता है? जो क्या एमिल का जो सीमेंटो करके कैप्सूल अच्छा आता है है, ना, अच्छा है, अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। इट इज गुड, अच्छा है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ मैम पीसीओएस में अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं रेगुलर, तो पीरियड्स लाने के लिए क्या मेडिसिन देंगे? अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहे लंबा लंबा तो एक विड्रॉल देना पड़ेगा। पर ऐसा है कि हाँ हम देंगे दवाई और आ जाएगा, तो सोलिमिक्स की सेनोविला अच्छी है, उसके साथ नशपुष्पांतक दो, डोज 2 BD कर दो दोनों का। और मैं साथ में अपने पेशेंट को ना 1 चम्मच कैस्ट्रॉल पिला देती हूँ हफ्ते भर के लिए, उसी से आ जाते हैं। मैं बोलने ही वाली थी अनुलोमन कर दो साथ में, तो कैस्टर ऑयल नाभि पूरण से भी फर्क पड़ेगा मैम अगर कैस्टर ऑयल का अभी करें? पूरन तो आपके जितने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनको बोल दो करे। नहीं, मैरिड नहीं है वो। से हाँ क्योंकि अटका तो वही है ना, ओव्यूलेशन ही तो नहीं होता अच्छा, है ना। और कोई ब्लॉकेज भी होगा तो इनडायरेक्टली कुछ तो इफेक्ट करेगा। कैस्टर ऑयल से नाभि पूरण हर इनफर्टिलिटी पेशेंट को बोलो। उसके कुछ डेज फिक्स या रेगुलर देना मैम? रेगुलर करवाओ, नहीं तो आप आफ्टर ओव्यूलेशन कराओ, बट ओव्यूलेशन में भी तो हमें चाहिए ना, इसलिए मैं तो पोस्ट मेंसेस बोल देती हूँ कि करो। अभी मेरी एक पेशेंट है, 19 इयर्स की बच्ची है, मेरे पास 7-8 मंथ से है, टिपिकल पीसीओडी, हिर्सुटिज्म, सेंट्रल बैडनेस, पिगमेंटेशन, सब कुछ। पीरियड 3-3, 4-4 महीने नहीं आता, पीरियड आने लगा, फिर भी मुझे लगा कि इसका हिर्सुटिज्म कम नहीं हो रहा, तो उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन कराया। लिमिट इज 48-50 शायद, हायर लिमिट उसका था 91। तो आई टोल्ड हर मदर कि यही एक रीजन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके ओवरीज का वॉल्यूम भी टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया है। एंड वो बच्ची अच्छी है, बिल्कुल सिंपल सात्विक खाना, अपनी मम्मी के साथ खाना, मॉर्निंग इवनिंग वॉक, सब कुछ। बट शी इज द ओनली चाइल्ड। आज का ही मुझे ऐसा समझ में आया कि ये स्ट्रेस फैक्टर काम कर रहा है इसमें। 12th में 93%, सब कुछ अच्छा उसका, अभी 12th किया। तो टुडे शी केम, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 49 आ गया है, तो बहुत खुश थी उसकी मम्मी। मैं निर्गुंडी दे रही हूँ उसमें रेगुलर उसको 2 BD, तो उसका नॉर्मल आ गया, नियरली नॉर्मल है, विद इन रेंज ही आ गई, बट हायर साइड है अभी भी। बट उसको जो कंप्लेन थी वो ये था कि मुंह सूख रहा है और इसका पिगमेंटेशन बढ़ता जा रहा है, और यूरिन ओके, भूख भी ठीक है, बस मुंह बहुत सूख है। उसका मैंने वो कराया, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड शुगर, HbA1c कितना है, 9.1। शी इज डायबिटिक। क्रॉनिक पीसीओडी की वजह से वो बेचारी बच्ची टुवर्ड्स डायबिटीज चली गई। एंड स्ट्रेस बहुत लेती है वो, यही बोलती है, अकेले बैठ के सोचती रहती है कि मेरी गर्दन काली है, मेरे फेस पे एज फेस हो गया है, फोरहेड यहाँ से ब्लैक हो रहा है। शी इज टिपिकल साउथ इंडियन ब्यूटी, लंबे से बाल, बहुत प्यारी बच्ची। बट आज ऐसे आई तो आज मुझे बहुत दुख हुआ उसको देख के। आई डिडंट से एनीथिंग क्योंकि वो डिस्करेज हो जाती और डिमोटिवेट एज होती। क्या थी मैम? जस्ट 19 इयर्स। तो शी कैन बी, अब अगर मैं एलोपैथी के पास उसको भेजती हूँ तो टाइप 1 डायबिटीज में ट्रीट करेगा उसे, इंसुलिन पे आएगी वो। एवरेज ब्लड शुगर वाज 221, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हायर लिमिट इज 25 शायद, एंड इसका 34 आया। तो अब मेरे को दिमाग में यही आ रहा था, माधुतेलिक वस्ती, फिर थोड़े दिन 1 महीना देख के देखते हो, फिर HbA1c रिपीट करते हो। अभी शाम की पेशेंट थी, HbA1c सॉरी माधुतेलिक वस्ती विद अपनी कुछ जो मैं निशा अमल की और ये सब बोलती हूँ ना, ये ऐड करती हूँ उसको। अब लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे चली जाए, फिर वो अभी से डिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये केसेस जो है ना, ये हमें सिखाते हैं। देखो आज इतने 23-24 साल के बाद भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड केस आता है। मैडम फिर निर्गुंडी क्यों दिया आपने उसको? बालों को कम करने के लिए? फिर से उसका टेस्टोस्टेरोन कम करने के लिए। ओके। निर्गुंडी इज माइल्ड फाइटोप्रोजेस्टेरोन, तो जैसे ही वो एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है ना, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होता है, तो उसको वो दिया था। उसके बाल नॉर्मल हुए क्योंकि वो डिप्रेस होती थी, एंड टेस्टोस्टेरोन 91 से 49 आ गया। वो आई वाज वेरी हैप्पी।
बट ये देख के मुझको बहुत आज स्ट्रेस आया कि देखो ये सेगमेंट तो हमने सोचा ही नहीं। सही कहा, सोच भी नहीं पाते कई दफा हम ना, छोटी तो उम्र। बहुत ही छोटी है। तो उसकी मदर को मैंने बोला आप घबराओ नहीं, 1 महीना दो, देखते हैं क्या होता है। इट वर्क्स कि HbA1c कम आ रहा है तो बस फिर हम मेहनत करेंगे इसके साथ। मैडम बताइएगा जरूर, मधु तालिक बस्ती आपने दोगे उसको निशा के साथ तो क्या रिजल्ट मिलेगा उसका? ठीक है, बिल्कुल। मैम अगर टेस्टोस्टेरोन ओके है और सिर्फ हिर्सुटिज्म ही हमें मेनली देखने को मिल रहा है, फिर भी निर्गुंडी काम कर जाएगा? करेगा ना बेटा, क्योंकि हिर्सुटिज्म क्यों आ रहा है? कॉर्टिसोल्स बढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेस। हाँ वही है, वो बच्चों में यही मिल रहा है मेरे को देखने और में वो यहाँ पे भी। अनअपोज ईस्ट्रोजन है, अनअपोज ईस्ट्रोजन से क्या होगा? सब गड़बड़ाएगा ना। राइट। तो मैडम मेरे पेशेंट है 56 इयर्स ओल्ड और उसको HbA1c भी हाई है, ब्लड शुगर लेवल उसका हाई रहता है, डेपा पे है, सीटाग्लिप्टिन पे है, तो क्या उस पे मैं मधु तालिक बस्ती और निशा अमल की दीजिए नहीं। और अगर वो एंटी डायबिटिक ड्रग पे है ना, जी फॉलिकुलर स्कैन का प्रॉपर टाइम बेटा 8th डे से, अगर साइकिल 28 दिन 30 दिन की है, साइकिल छोटी है तो 6th डे से, और साइकिल लंबी है तो 9th डे से। ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे। तो इसमें सुमन हम क्या करेंगे, देखो अगर वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे है बट अनकंट्रोल्ड है तो आप जी। बिल्कुल मधु तालिक बस्ती एवरी 10th डे दीजिए, साथ में अपना माइल्ड एंटी डायबिटिक स्टार्ट कर दीजिए। उनकी आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई के साथ निशा अमल की शुरू कर दीजिए। बिल्कुल दो ना, खाली पेट दो, सुबह उठते ही पिए। जैसे लोग एलोवेरा जूस पीते हैं, आंवला जूस पीते हैं, वो निशा अमल की दो पिएगी 3 चम्मच, और 3 चम्मच शाम को पिएगी। ओके, और हर 10वें दिन यानी महीने में 3 बार मधु तालिक बस्ती दूं। इनिशियली दो और उसके ब्लड लेवल्स देखो। पेशेंट को कॉन्फिडेंस कैसे आता है, बस्ती दी, उसके 2 दिन बाद फास्टिंग पीपी करवा लो जी, लेवल्स नीचे आते हो, खुश हो जाते हैं। ठीक है। मैम मैंने कभी दी नहीं मधु तालिक बस्ती, तो उसकी अमाउंट वगैरह बता पाओगे मुझे? 250 ml 300 ml, इससे ज्यादा मत दो। ठीक है जी। ठीक है बेटा। कोई मेरे से मेरी हेल्प पूछ रहा है। इसका मधु तालिक बस्ती मैडम बाजार से लेनी पड़ेगी, मुझे घर बनानी पड़ेगी? बनाओ। थोड़ा सा प्रोसीजर मैम। ये आएगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में, थोड़ा सा रुको, आएगा। ठीक है मैम, वेट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा माधु तालिक। मैम आपने तो कल कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस था इंक्रीज बोले होने ना से आपने मैम, तो कोई उसमें एक बोलो। मैम मैम जो आपने, रति बोलो। हाँ मैम, जो आपने बताया था ना गर्ल को, तो उसमें स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, तो हम उसमें तगर और ब्राह्मी भी ऐड कर सकते क्या? मैंने करा है, आज किया है, शिरोधारा बोला, बट वो अभी उनका बिल्कुल मूड नहीं था किसी ऐसे वाले थेरेपी पे आने का, क्योंकि वो अच्छा। अपसेट थी। आई जस्ट एडेड मेडिसिन। ओके मैम। हाँ, हेलो। हाँ बोलो। तुम्हारा तो बेटा पानी भी कम है, 34 हफ्ते हैं। किसको दिखा रही थी तुम? मुझे तो नहीं दिखाया। कब दिखाया था? तो बेटा 7वां महीना और 9वें महीने में फर्क होता है। आप 1.5 महीने से मेरे पास नहीं हो, बच्चे के आसपास का पानी कम है। हाँ, ऐसे क्यों? और यही तो समय है जिसमें बच्चे का वजन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ये वाला पानी उल्टी से बाहर नहीं जाता, ये पानी उल्टी से नहीं जाएगा, ये पानी अलग पानी है, और वो शरीर का पानी है। कल आओ दिखाने, ठीक है? हाँ, जाना ही चाहिए। डिलीवरी अगर सरकारी में करानी है तो सरकारी में जाओ, वहां बोतलें लगेंगी इसको पानी बढ़ाने वाली, ठीक है? हाँ, पेशेंट है, मैं साइलेंट कर देती हूँ फोन ना, वो फोन पे फोन खींच जा रही थी। मैम जो हम किसी भी मतलब डिसीज में हार्मोन प्रोफाइल कराते हैं चेक, जैसे LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, तो मैम वो मेंसेस के सेकंड डे ही ज्यादा मतलब सही होता है, या हम किसी भी टाइम करा सकते हैं? 2nd से 4th डे के बीच में। ओके मैम, मेरे को मैम ने एडवाइस की है, तो मैं अभी करवाऊं या मेंसेस का वेट करूं फिर? वेट कर बेटा, अभी सब गड़बड़। अभी क्या आएगा देख, मैं देखो PCOD है ना, अभी तेरा जी हाँ। FSH बढ़ा हुआ आएगा क्योंकि PCOD है, और फॉलिकल नहीं बन रहा इसलिए LH भी गड़बड़ आएगा। पीरियड आ जी। जाने दे फिर कर।
ठीक है, ठीक है। और कुछ मेलाज्मा में क्या दे सकते हैं स्वीति गुप्ता? बेटा मेलाज्मा पित्त का दोष है ना, पित्त दोष की वजह से है। पित्त शामक दीजिए, प्रबाल, चंद्रकला, गुलूकन, इस टाइप की चीजें थोड़ा लॉन्ग टर्म दीजिए। मंजिष्ठा दो, रक्त का प्रसादन करती है। नीम, हल्दी, आपके यहाँ इस कॉम्बिनेशन का जो भी मिलता है वो जरूर दो, नहीं तो महामंजिष्ठा दी काढ़ा। एंड एप्लीकेशन के लिए अगर कुमकुम सूट करता है, मुझे नहीं करता, मैंने पित्तज प्रकृति हूँ, अगर कुमकुम लगा लूं तो और डार्क हो जाता है, तो जस्ट सी टू इट आपके पेशेंट को सूट करता है तो दीजिए, अदरवाइज कुछ मत दो। फेस पे लगाने के लिए खीरा, ऐसी ठंडी चीजें फेस पे लगाए, गुलाब जल एंड ये करो, खाने के लिए दो, ठीक है। एक चीज पूछनी है, टॉपिक सेलेक्ट, क्या हम आयुर्वेद से टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं? मतलब आवाज नहीं आई सोनाली, आयुर्वेद से आयुर्वेद से हम टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं? मेरे हस्बैंड को होता है बार बार। सेप्टेलिन, देखो टॉन्सिलाइटिस का कारण जानो। जुकाम कारण रहता है, ठंडा और पहले खट्टा जुकाम खाते होता है या पहले गला खराब होता है? पहले मैम गले में पेन होता है, फिर हाई ग्रेड फीवर आता है 102 और 103। तो तुम उनको सेप्टेलिन टैबलेट दो, सुबह दो शाम, लोकनाथ रस सुबह शाम, और एक इम्यूनिटी की दवाई बिल्कुल बिना सोचे समझे 3 महीने चलिए सेप्टेलिन तो देना है मैम 2 टैबलेट बीडी, और लोकनाथ रस सुबह शाम। लोकनाथ रस लोकनाथ रस लिम्फ नोड्स पे काम करता है। एंड एक इम्यूनिटी के लिए कुछ भी स्टार्ट कर दो। गिलोय तो मैम उनका मैंने कर दिया। गिलोय अकेले मत कर, एक्स्ट्रा इम्यून, इम्यूनोसिन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्बिनेशन है, गिलोय, तुलसी, सौंठ, इन सब का ऐसा कुछ दो, और 3 महीने के लिए दो। थोड़ा सा खाने में इनिशियली परहेज बोलो, और बस रात को सोते टाइम गर्म पानी से में नमक डाल के कुल्ला करके गरारे करके सोए, क्योंकि जो भी हम खाते हैं अगर कहीं रह गया वो बैक्टीरिया फिर टॉन्सिल को जाके अटैक करता है, टॉन्सिलाइटिस होता है। क्योंकि एंटी स्पेशलिस्ट तो मैम बोल रहे हैं इनको निकलवा लो, तो मैंने कहा आयुर्वेद से करो, करना पड़ेगा। करो, ये सब करो, पहले करो फिर बताओ। सेप्टेलिन और लोकनाथ रस है ना, और इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मैम आयुर्वेद में हाँ, आरजू पीरियड 4 महीने से नहीं आया तो विड्रॉल देंगे, फिर आयुर्वेद देंगे बेटा। बोलो, अब अर्पिता बोलो। मैम आयुर्वेद में जैसे आपने बताया था कि जो फाइब्रॉइड के पेशेंट होते हैं वो कितने साइज, अप टू कितने साइज, जैसे अगर फाइब्रॉइड का पेशेंट है तो वो आयुर्वेद से ट्रीट हो जाएगा, जैसे फाइब्रोमा वगैरह अगर हमने टैबलेट। एज, अगर रिप्रोडक्टिव एज है तो नहीं ट्रीट होगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में बढ़ेगा। 40 के बाद है, 40-45 के बाद है तो ट्रीट होगा। साइज शुड बी लेस देन 3, तब ट्रीट होगा, मोर देन 3 नहीं होगा, ठीक है मैम। क्रॉनिक प्रतिशय में क्या दे सकते हैं स्वीटी? क्रॉनिक प्रतिशय में जब तक रनिंग नोज है, नो नस से नो पंचकर्म, उस केस में आप उसको एंटी एलर्जिक, अगर एलर्जी है तो हरिद्राखंड, एलर्जिन ग्रैन्यूल्स, ऐसा कुछ देंगे, त्रिकटु देंगे। देन लक्ष्मी विलास, श्रृंग भस्म, त्रिभुवन कीर्ति अगर फीवर जैसा है ये दो। हिमालय का ब्रिसॉल अच्छा है वो दो। ये सब 1 से 2 महीने लगातार, ठीक है। हेलो हाँ मैम, हिमालय का क्या बताएंगे के बारे में, क्या आप डिटेल में बता सकते हैं? जैसे कि कब कराना चाहिए, कितने दिन कराना चाहिए, कितना टाइम के लिए कराना चाहिए? क्या नाभिपूरण पीरियड खत्म होने के बाद, पीरियड आने तक। सुबह कराना चाहिए, दोपहर को, और कभी भी? रात का काल कौन सा है? इवनिंग का है। बस लगा और सो जाओ। ओके मैम, ठीक है, ओके, और चले, और यस मैम, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। हाँ, मेरी मदर को ना 4-5 साल से गले के राइट साइड में पेन होता है,
तो उनको ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया था, तो नेजोस्कोपी एंडोस्कोपी मतलब ये 4-5 साल से सारे टेस्ट हो चुके हैं। जब तक वो मेडिसिन खाती हैं तब तक उनको रिलीफ रहता है। उनमें क्या आया, कुछ आया? मैम उनमें कुछ आया नहीं। एक जब फिर मुझे लगा कि हो सकता है इनको कुछ और प्रॉब्लम हो, तो थ्रोट स्वैब वगैरह भी करवाया था, उसमें कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल था। तो अभी वो 1-2 महीने से मेडिसिन बंद कर दी है क्योंकि वो ऊब चुकी हैं खा खा के। तो ऐसा कुछ दे सकते हैं आयुर्वेद में कि उनको पेन ना हो। पेन swallow करने में होता है या पूरे टाइम होता है? मैम रेयर कभी कभी होता है, जब वो किचन में जाती हैं तभी उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकल तो नहीं है? नो मैम, साइकोलॉजिकल नहीं है। पक्का? मतलब डेली नहीं होता है, लेकिन वो जब भी कुछ छौंका लगाएंगी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे इन्फेक्शन हो रहा हो, तो एक फिर काम एक काम कर, सेप्टिलिन ले चुकी हैं क्या? हाँ जी मैम, हाँ। ओके, कितने दिन दी थी? मैम मैं घर पे तो थी नहीं, लेकिन उनकी मेडिसिन तब से चल रही थी। और अभी रिसेंट में उनको लेवोसिट्राजिन जो है वो चल ही रहा है 1 साल से। उसके बाद दर्द है? जब वो मेडिसिन बंद कर देती हैं तो उनको फिर पेन स्टार्ट होता है एक साइड से। एक काम करो, सेप्टिलिन और लक्ष्मी विलास रस दो थोड़ा लंबा, और हाँ जी गागल्स मैम। के लिए खदिर कत्था, कत्था ठीक मम्मी है। को बोलो, हाँ पानी में डिप कर दे तो कत्था थोड़ा सा हो जाएगा। कत्थे के पानी के गरारे करें। मैम अभी जो है ना, उनको रिसेंटली एक प्रॉब्लम और स्टार्ट हो गई है। अब वो राइट साइड के कान से लेके और सिर से लेके पीछे बैक तक पेन होने लगा है कभी कभी। मैम ये तो टीएमजी लग रहा है मुझे, टीएमजी रिलेटेड नहीं हुआ ये जो नहीं, जैसे बता रहे हैं? ये जॉइंट नहीं है ना, गला कह रही नहीं, है। हाँ यस मैम, गले में दर्द हो रहा था। उनको साइनसाइटिस तो नहीं था? नो मैम। तो फिर तुम सियानाट गुगुल दो, हम्म। सेप्टिलिन दो, एंड ये क्या कहते हैं, गरारे करा। मैम G32 आता है इलाज। नस से वगैरह करा सकते हैं क्या इसमें? नस से देख, पहले ये पैसेज क्लियर करो, पता ओके चले मैम। उनको कफ जम रहा है तो वो और खराश पड़ जाएगी। हाँ मैम, जैसे इसीलिए वो जब भी ना, इसीलिए जैसे मैं कुछ खदिरादी या वियोशादी चूसने के लिए दो, और उसके गागल्स उनको बोलो करे, है ना? हाँ मैम, जैसे घर में कुछ ऐसा बहुत तीखा सा बनेगा ना, जब छौंका लगेगा मिर्च का, तो उनको जुकाम हो जाता है। तो शी इज एलर्जिक ना, एक एंटी हम्म। एलर्जिक दो आयुर्वेद का, हरिद्रा अच्छा है, हरिद्राखंड, और सेप्टिलिन विद सियानाथ गुगुल, एंड ये करो गागल्स। कोई गंडूस या कवल यूज कर सकते वही हैं? वही वही कह रही हो तो। कत्थे का दो, ओ, कत्था हीलिंग करता है, यष्टि मधु और कत्था। कत्था। हाँ, खदिर, ठीक है मैम। हाँ, उसका गागल कराओ, यष्टि मधु और उसका ऐसा अ, गागल करे, फांट जैसा बना ले और गागल करे। ठीक है मैम। मैम आप कल एक बता रहे थे ना, फिशर के लिए कोई ऑयल आपने अमेजोन पे दिया है, उसका हाँ, नाम बता सकते हैं आप? फिश क्योर ऑयल फॉर फिशर, आयुर पाइल फॉर पाइल्स। मैम अगर 3rd और 4th ग्रेड का पाइल है तो ऑयल से ठीक हो जाएगा? थर्ड तक हो जाता है, फोर्थ नहीं होता। ओके मैम, ठीक है। और हाँ, मैम आज फिस्टुला में? फिस्टुला में इट इज नॉट बेटा, वो सर्जिकल है, उसमें मैं पेशेंट को परेशान नहीं करती, ओके मैम, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अंदर कितना अटैक बन रहा And for है ना? piles, what was it? क्या बच्चे? मैम फिशर के लिए फिश क्योर एंड अनदर वन पाइल्स का आयुर पाइल, आयुर ओके पाइल अमेजोन पे है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है मैम। मैम मेरी एक जूनियर है, उसको पीसीओडी था, मतलब कॉलेज टाइम से ही 4-5 साल हो गए हैं। और अभी उसने अल्ट्रासाउंड कराया है तो पीसीओ मतलब पीसीओडी आ गया है उसमें कि है ही उसको। और उसने बताया था 90 mm का है, बोथ ओवरी में। तो वो किसी के थ्रू मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही है 1 महीने से, और उसको अभी ना 10 दिन से मैम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स भी आ रहे हैं काफ़ी। तो उसको मतलब किसी डॉक्टर ने टेनेक्सा दिया होगा टैबलेट खाने के लिए, बट उसको कोई रिलीफ नहीं है उससे। तो मैम कुछ तो ऐसा? उसको बिल्कुल पित्त का शमन कर, चंद्रकला या प्रवाल दे बेटा, 2-2 सुबह शाम खाली पेट, फिर साथ में नो ब्लीड सी, पुष्यानु, गुरक्स्तम्भक जोड़ दो, जितना दे सकती हो 2-3 चीजें, है ना? कम हो यस जाएगी मैम। उसकी। साथ में ट्रेनेक्सा ले रही है, लेने दे, बट कोई हार्मोन मत लेने देना।
ठीक है मैम। मैम फिर ये जब ठीक हो जाएगा तो फिर वो क्या मेडिसिन डेली फिर ले हम सकती है? पीसीओडी के ट्रीटमेंट में आ जाएंगे, कंजनार, Okay, वरुण ma'am. और इन सब पे आ जाएंगे, ठीक है है मैम। ना? ठीक है, ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली पेशेंट है 27 इयर्स फीमेल, उनको मोस्टली अभी कल और परसों 2 दिन इनफर्टिलिटी की क्लास है, वो बहुत लंबी लंबी चलनी है, तुम सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लो अपने। कल और चलो परसों मैम? हाँ, कल और परसों 2 दिन इनफर्टिलिटी पे है ना, इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ थायराइड, इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ दिस, इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ दिस। आप लोग का टाइम टेबल नहीं आया है? सॉरी मैम, आया है। हाँ, 2 दिन इनफर्टिलिटी पे। हाँ बोलो। मैम मेरी भी मम्मी का ही है, एक क्वेश्चन है। तो क्या? मम्मी को गले में जहाँ थायराइड रहता है ना, वहाँ पे उनको एक नोड्यूल टाइप का टीनी कोलोइड नोड्यूल करके आया है। यूएससी कराई तो ईएनटी के डॉक्टर को भी दिखाया था, उनको पेन वेन कुछ भी नहीं है, थायराइड नॉर्मल आया है उनका। लेकिन अब नोड्यूल किस चीज का है? मैम उसमें कुछ भी नहीं आया, ऐसा थायराइड नोड्यूल लिखा है, लेकिन थायराइड उनकी नॉर्मल है। और यूएससी में वो आया कि टिनी कोलोइड नोड्यूल करके लिखा आया था। कोलोइडल नोड्यूल, ओके। तो वो देना, गंडमाला खंडन रस, हंसपदादी कषायम और कांचनार कषायम। मैम अभी मैंने सिर्फ उनको कांचनार चलाई थी। नहीं, हंसपदादी दो, थायराइड का वॉल्यूम कम करती है, गंडमाला खंडन करती है, वो दो। हंसपदादी कषाय कैसे मैम? 15 ml? 10-10 ml दे दो, अगर कांचनार भी दे रही हो तो। अच्छा, और कांचनार दोनों ही चलने दें? हाँ हाँ, ठीक और है। वो डॉक्टर ने मैम ये बोला था कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है मतलब उसमें, लेकिन बढ़ेगी तो फिर हाँ, सर्जरी करानी बढ़ेगी तो सर्जरी, वही मैं कह रही हूँ ना। तो वी कैन ऑलवेज गिव अ ट्राई बेटा, कि हम उसको रोक सके। जी मैम। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट।